ये मैंने आपको बताया था। अब देखो देखते आगे क्या लिखा है। ली जेडेलियस प्रिंसिपल इट स्टेट्स दैट व्हेन अ सिस्टम और इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू अ चेंज or in any of the factors determining the equilibrium condition of a system will respond in such a way as to minimize the effect of change. As to minimize, ठीक है, सिस्टम इस तरह से रिएक्ट करेगा कि जो स्ट्रेस हमने अप्लाई किया उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। हमें हर एक चीज एक एक देखनी है कि क्या होने वाला है। ठीक है, मैंने आपको पिछली क्लास में कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड समझा दिया था, एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, रुको मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ से पढ़ भी देते हैं हम क्या लिखा है। हाँ, मैंने आपको बताया था ली जेडेलियस प्रिंसिपल यूज होता है इंडस्ट्रीज में, क्योंकि इंडस्ट्रीज वाले जो होते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा क्या प्रोडक्ट क्या चाहिए रहता है, प्रोडक्ट, और क्या उनको ये देखना होता है कि कम से कम एनर्जी लगे और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट मिले। ये तो हर इंडस्ट्री का क्या, किसी भी कोई भी इंसान अगर इंडस्ट्री खोलेगा तो उसका यही एम होगा कि उसकी एनर्जी कम से कम खर्च हो और उसको प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा मिले। ऑब्वियसली ये लिखा है द प्रिंसिपल गोल ऑफ अ केमिकल सिंथेसिस is to achieve maximum conversion of reactant to product with the minimum expenditure of energy। वही लिखा हुआ, ठीक है। To achieve this goal the reaction conditions must be adjusted। reaction conditions को हमें adjust करना होता है। ठीक है, कैसे adjust करेंगे, क्या changes करने हैं, सब मैं बताने वाला हूँ। मैंने आपको ये भी बताया था ली जेडेलियस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ये लॉ किस में आता है, रिवर्सिबल रिएक्शंस। ठीक है, देखो क्या लिखा, the qualitative effect of various factors on the composition of equilibrium mixtures are described through Lee Chatelier's principle। ठीक है, देखते क्या लिखा है। If a stress is applied to a reaction mixture at equilibrium, ठीक है, ध्यान देना, Lee Chatelier principle is applicable when equilibrium is achieved, वो भी ध्यान रखना। ठीक है, if a stress is applied to a reaction mixture at equilibrium, reaction occurs in the direction which relieves the stress। यही मैंने आपको बताया, रिएक्शन ऐसी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जहां वो स्ट्रेस रिलीव हो सके। स्ट्रेस मींस एनी चेंज इन द कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर which disturbs the original equilibrium। The direction that the reaction takes place is the one that reduces the stress। For example, if you increase the concentration of reactant, अगर आपको याद होगा अगर हम रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते थे तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता था। रिएक्शन गोज इन अ डायरेक्शन दैट टेंड्स टू डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? आपने रिवाइज किया है प्रीवियस क्लास? ओके, इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैंने पहले ही बोला था जिनको समझ में आ गया, ऐसा कॉन्सेप्ट है। मैंने पिछले क्लास में इसको लेके बहुत मेहनत की थी, आपको बहुत अच्छे से समझाया था। बताओ किसी को कुछ पूछना है या आप सबको ये सब समझ में आता है? किसी को कोई डाउट? आप अपने आप को अनम्यूट करके भी बोल सकते हो। मैंने आपको ये समझाया था कि एक बार इक्विलिब्रियम आ गया तो कॉन्सेंट्रेशंस क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के कॉन्सेंट्रेशंस क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट। और उन कॉन्सेंट्रेशंस को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। क्यों? इक्विलिब्रियम पे है। अब हो सकता है इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट ज्यादा हो, प्रोडक्ट कम हो, वो किस पे डिपेंड करता है, केसी पे। ये भी सब सिखाया मैंने आपको। अगर किसी रिएक्शन का केसी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब है वहां पर आपका प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है, उसमें आपका प्रोडक्ट ज्यादा होगा, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन इज टुवर्ड्स राइट। तो आपका कोई भी रिएक्शन आपको दिया है और आपको पूछा उसमें प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है या रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ये हम कैसे बताते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ केसी। केसी ही बता सकता है एक्सटेंट। देखो हर चीज कंसेप्चुअली है। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा ना, लास्ट में मैं आपको सारे कंसेप्ट पूछूंगा और मैं डिस्कस भी करने वाला हूँ। मैं ऐसे ही चैप्टर खाली एंड करने में बिलीव नहीं करता, कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है, कंसेप्ट्स आपके क्लियर होने ही चाहिए एट एनी कॉस्ट। नहीं है तो मुझे पूछो, मैं बताऊंगा। लास्ट में मैं वापस सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ, हर एक चीज समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अभी तो हम अभी तो फिलहाल हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसी को देखते हैं। लास्ट में हम वापस सारी चीजें मैं आपको एकदम मैराथन के फॉर्म में बताऊंगा। भागूंगा मैं, एकदम फास्ट बोलूंगा। फिर आपको समझ में आता है या नहीं आता वो बताना मुझे। ठीक है, चलो
तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं। और प्लीज रिप्लाई किया करो, आई वांट रिप्लाई, मुझे रिप्लाई चाहिए रहता है। प्लीज रिप्लाई, मैं जब भी बोलता हूँ प्लीज रिप्लाई, तो आप रिप्लाई किया करो, ठीक है। ओके चलो अब देखते हैं इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स ऑफ ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। अब हम चेंज करने वाले हैं, ठीक है। हर जितनी भी चीजें हम चेंज कर रहे हैं वो सब की सब कहाँ पे करने वाले हैं हम, इक्विलिब्रियम पर, ठीक है। क्या क्या चेंज कर सकते हैं हम, कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर सकते हैं, हम प्रेशर चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं, टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं। ध्यान से समझना वापस कॉन्सेप्ट। चलो पहला है हमारा चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। चलो रिएक्शन आपके सामने है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया। मुझे बताओ ये, पहले बात तो मेरा ये क्वेश्चन है, ये इस रिएक्शन का नाम बताओ। चलो पहला क्वेश्चन आपका, इस रिएक्शन का नाम बताओ। मैसेज आ बोलना नहीं, जो जो क्वेश्चन पूछ रहे हो उसका आंसर दो, पता चल जाएगा पढ़ रहे हो कि नहीं। इस रिएक्शन का नाम क्या है, बहुत बार डिस्कस किया मैंने ये रिएक्शन। परफेक्ट, एक ने बोला, उससे मुझे ये पता चलता है आप लोग कितना पढ़ रहे हो। तो रिस्पॉन्स चाहे कोई भी टीचर हो, ठीक है। 3 लोगों ने बोला है, तीनों का ही आंसर सही आंसर इज हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन आप, ये जो आपको रिएक्शन दिख रहा है ये एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, मैंने समझाया था अच्छे से, बताओ ये एक्सोथर्मिक लग रहा है आपको कि एंडोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक। नहीं बोलना नहीं है, मैसेज मैसेज है क्योंकि सब लोग सुनेंगे। परफेक्ट राइट है, आप लोग सब ने सही आंसर दिया है, क्लियर कट एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। क्योंकि हीट किस तरफ है, प्रोडक्ट के साइड में। आप देख सकते हो रिएक्शन में प्रोडक्ट बना और साथ में हीट रिलीज हुई, दैट्स व्हाई इट इज एक्सोथर्मिक। मैंने आपको अच्छे से सिखाया था और उस समय मैंने आपको पूछा भी था कि इसमें कोई डाउट है क्या। अच्छी बात है अगर आप लोग सब आंसर दे रहे हो, इट्स क्लियर कट एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। और हमेशा मैं आपको एक क्लू भी देता हूँ, कभी कभार नहीं भी लिखा हुआ है एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक, तो आप हमेशा ध्यान रखना जब कभी भी फॉर्मेशन रिएक्शन होता है तो हमेशा एक्सोथर्मिक ही होता है। फॉर्मेशन मतलब कोई चीज बन रही है, कोई दो दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर एक तीसरी चीज बन रही है, एक तरह से आपके लैंग्वेज में कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। जब कभी भी कोई चीज ऐड होकर कोई नई चीज बन रही है इसको फॉर्मेशन रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पे अमोनिया फॉर्म हो रहा है, समझो आपको मैं दे दूं H2 + O2 गिव्स वाटर, वहाँ पे वाटर फॉर्म हो रहा है। तो जब कभी भी कोई चीज बनती है ना, हमेशा वो एक्सोथर्मिक ही होती है बाय डिफॉल्ट, याद रखना। एक्सेप्शन भी है इसको लेके, केमिस्ट्री में कोई भी चीज एकदम परफेक्ट नहीं है, हर एक चीज में एक्सेप्शन है, पर ज्यादातर यही बात देखा गया है। तो आप ये ध्यान रखना, अगर आपको कहीं एंडोथर्मिक दिख जाए तो ऐसा मत बोलना कि सर ने रॉन्ग बोला था, नहीं एक्सेप्शन है, केमिस्ट्री में बहुत एक्सेप्शन है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना। ओके यहाँ पर आपको समझ में आ गया एक्सोथर्मिक। आगे देखते हैं, अब देखो क्या बताया गया, द रिएक्शन प्रोसीड्स विद द डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर है, रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है विद द डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स। क्यों, प्रोडक्ट में 2 है, रिएक्टेंट में 4 है। और हमें पता है हम डेल्टा एन कैसे निकालते हैं, आपको पता है डेल्टा एन कैसे निकाला जाता है, गैसियस मोल्स, गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। आपको क्लियर दिख रहा है, गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 2 है, गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 4 है, तो 2 - 4 is -2, and the forward reaction is exothermic, and the forward reaction is exothermic उन्होंने लिखा है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट प्लीज आप हाईलाइट करना, आयरन, याद रखना, आयरन containing a small quantity of molybdenum as a catalyst। हैबर्स प्रोसेस आपको एकदम डिटेल में आगे लास्ट एंड में है भी, वैसे आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए हैबर्स प्रोसेस की, कौन रिएक्टेंट है, कौन प्रोडक्ट है, कितना टेम्परेचर लेना होता है, कितना प्रेशर, क्या कैटलिस्ट यूज होता है, सब कुछ एकदम थरो होना चाहिए। हैबर्स प्रोसेस, हैबर्स प्रोसेस ही नहीं, जब कभी भी कोई भी चैप्टर में किसी साइंटिस्ट का नाम आ जाए प्रोसेस के आगे, हैबर्स प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस और बहुत सारे आएंगे, ऑसवाल्ड प्रोसेस, अभी आपको इतना नहीं, अभी जब कभी भी प्रोसेस के आगे कोई नाम है आपको उसके बारे में सारी डिटेल्स पढ़नी है। ये बाय डिफॉल्ट हमेशा याद रखना, चाहे वो चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ या नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप ये चीज ध्यान रखना, पूछते ही पूछते हैं, ठीक है। ये किसने किया, ओके हाँ। तो फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक, कैटलिस्ट क्या यूज होता है, देखो लिखा है आयरन कंटेनिंग अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मोलिब्डेनम एज अ कैटलिस्ट। ये भी ध्यान रखना कि हैबर्स प्रोसेस में कैटलिस्ट कौन होता है, आयरन, साथ में क्या लेना रहता है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम इज एन एलिमेंट,
ठीक है ओके। अब देखो एट इक्विलिब्रियम QC इज इक्वल्स टू KC, तो हमें पता ही है इक्विलिब्रियम पे QC और KC दोनों एक होते हैं। इसके हम इसमें अगर KC की वैल्यू लिखने जाए तो ऐसे ही लिखेंगे हम NH3 का स्क्वायर अपॉन नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपको ये लिखने आता है, मैंने सिखाया भी है वही है। स्टेज 1 सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम। स्टेज ये तो इन्होंने ऐसी स्टेज वाइज दिया है, हमें वो सब नहीं ध्यान देना, फिर भी पढ़ लेते। इफ इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड बाय मेकिंग QC लेस देन KC बाय एडिंग हाइड्रोजन, वो छोड़ो। अगर आप इसके अंदर आप मुझे बताओगे, मैंने समझाया था ना कंसेप्ट, मुझे बताओ अगर मैं इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड कर दूं, हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दूं, हाइड्रोजन ऐड करना एट इक्विलिब्रियम इसका मतलब होता है हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना। मुझे बताओ रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? फिर आपको कंसेप्ट याद है तो हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया मैंने, हाइड्रोजन ऐड कर दिया मैंने बाहर से एट इक्विलिब्रियम, तो बताओ क्या होगा, फॉरवर्ड जाएगा कि बैकवर्ड जाएगा? सोचो। एक आंसर आया, परफेक्ट, दो लोगों ने बताया, तीन सही है। फॉरवर्ड, डेफिनेटली फॉरवर्ड जाएगा, बहुत लॉजिकल है। हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली वो अपनी कंसेंट्रेशन को वापस नॉर्मल करने की कोशिश करेगा। कैसे सोचना है, मैंने क्या बताया था, स्ट्रेस को कम करना रहता है। स्ट्रेस को कम कैसे करेगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया, कॉन्सेंट्रेशन को वापस कम करने की कोशिश करेगा। कॉन्सेंट्रेशन को कम करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होके फॉरवर्ड जाना पड़ेगा। समझ में आया? समझ में आया, तो फॉरवर्ड जाएगा, डेफिनेटली फॉरवर्ड जाने वाला है। बट आप सोचो जैसे ही मैंने इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड कर दिया ना, अब देखो जब इक्विलिब्रियम आ गया था, मेरी बातें ध्यान से सुना, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कंसेप्ट समझ आना। जैसे इक्विलिब्रियम आ गया था तो हम बोल सकते हैं QC इज इक्वल्स टू KC, क्योंकि इक्विलिब्रियम आ चुका था। बट अगर सोचो आप इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड कर दोगे बाहर से, अगर आप इसमें से हाइड्रोजन ऐड कर दोगे बाहर से, तो डेफिनेटली अभी QC इज इक्वल टू KC रहेगा क्या? नहीं, अभी क्या हो जाएगा, QC इज लेस देन KC। क्यों? क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, QC इज लेस देन KC। मैंने आपको सिखाया था QC लेस देन KC हुआ तो फॉरवर्ड जाता है। या फिर वो भी मत सोचो, हमें नहीं पता ऐसे क्या ग्रेटर है, मैं आपको समझाता हूँ। हमें पता है QC का फॉर्मूला क्या है, QC का फॉर्मूला होता है सेम एज KC, ये फॉर्मूला है। अब आप ध्यान से देखो, अगर आपने हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया, अगर आपने हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया, तो ये देखो हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे, हाइड्रोजन तो डिनोमिनेटर में, हाइड्रोजन तो डिनोमिनेटर में, तो डेफिनेटली QC क्या हो जाएगा, कम। तो पता है KC की वैल्यू फिक्स होती है, QC की वैल्यू फिक्स नहीं होती। KC की एक पर्टिकुलर, मैंने आपको सिखाया है, KC की वैल्यू फिक्स होती है, KC की वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती। जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं करोगे तब तक KC की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है। तो अगर समझो कि इस रिएक्शन की KC की वैल्यू 8 है, हाइपोथेटिकल प्लीज 8 है, ठीक है, QC की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती ऊपर नीचे, क्योंकि QC एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे लिया जाता है, KC स्पेशली इक्विलिब्रियम पे ही लिया जाता है। तो समझो आपने इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड कर दिया बाहर से, तो क्या होने वाला है, QC तो ऐसे ही लिखा जाता है सेम। तो अभी आप बाहर देख सकते हो आपका हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो QC कम हो जाएगा, QC कम हो जाएगा, है ना, QC कम हो जाएगा। और QC कम हो जाएगा तो हमें पता है QC इज लेस देन KC। समझो QC घट के 6 हो गया, तो QC इज लेस देन KC, तो मैंने तो आपको स्टार्टिंग में सिखाया था जब QC KC से छोटा होता है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है। आप ऐसे भी पता कर सकते हो, फॉरवर्ड जाके वो वापस कोशिश करेगा किस पे आ जाए, 8, वापस 8 पे आ जाए। समझ में आया? आपको मैं एक और अलग तरीके से समझाता हूँ, प्लीज देखो ध्यान से, समझो। दूसरा करते हैं, कुछ दूसरा देखते हैं। ओके, समझो इस बार मैंने अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया, अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया। अब पहले तो ये बताओ, जिनको आता है वो लोग पहले बताओ कि रिएक्शन किस तरफ जाएगा, फिर हम प्रूफ भी कर देंगे इसको। जिनको आता है प्लीज रिप्लाई, रिएक्शन किधर जाना चाहिए। अगर अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया मैंने, रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? एक आंसर आया है, राइट है, दो, परफेक्ट, चलो अच्छी बात है, 4 लोगों ने रिप्लाई कर दिया, मोर देन इनफ है। नहीं श्रद्धा, आपने सोचो, आप वापस एक बार,
सियान, सही नहीं बोल रहे हो, देखो ध्यान से, कंफ्यूजन भी है तो अभी देखो क्लियर हो जाएगा। हमें पता है, चेक कर लेते हैं डोंट वरी, हमें पता है कि QC का फॉर्मूला आपके सामने है। आप QC का फॉर्मूला देखो, दिख रहा है आपको QC का फॉर्मूला? मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, KC की वैल्यू फिक्स होती है, QC की वैल्यू वेरिएबल होती है, पर दोनों का फॉर्मूला सेम है ना। अभी देखो, अगर आप अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दोगे तो अमोनिया बढ़ जाएगा, अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन, तो यहाँ की अमोनिया की वैल्यू बढ़ेगी, अमोनिया की वैल्यू बढ़ेगी तो QC भी बढ़ेगा, और QC अगर बढ़ेगा तो QC इज ग्रेटर देन KC। आपको अगर याद होगा तो जब QC ग्रेटर देन KC होता तो रिएक्शन किधर जाता था? रिएक्शन किधर जाता था? बैकवर्ड। रिएक्शन किधर जाता था? बैकवर्ड। हेंस प्रूव। इस तरह से भी प्रूव होता है, और मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया उससे भी प्रूव हो सकता है। अभी मैं कंसेप्ट सिखाया वो भी सिखा देता हूँ। अब आप सोचो कि हाइपोथेटिकली अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन 8 है, ठीक है, इक्विलिब्रियम पर, इक्विलिब्रियम पे अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 8, ठीक है। आपने बाहर से बढ़ा के इसको, बाहर से आपने बढ़ा के 20 कर दिया, आपने इसको बढ़ा के 20 कर दिया। मैंने आपको क्या समझाया था कि ली चैटले ने क्या बोला है कि वो इसको वापस इस स्ट्रेस को रिलीव करने की कोशिश करेगा, और रिलीव कैसे करेगा? उसको वापस 8 पे आना है तो उसको यूज होना पड़ेगा, है ना, उसको कंज्यूम होना पड़ेगा। कंज्यूम कैसे हो सकता है? वो बैकवर्ड जाके, बैकवर्ड जाएगा तभी तो कंज्यूम होगा, तभी तो वापस वो किस पे आ जाएगा? 8 पे। तो वैसे भी सोच सकते हो। क्लियर है क्या कॉन्सेप्ट? क्या अभी भी किसी को कोई डाउट है? मैसेज लैंड्रॉय, आपका आंसर नहीं आ रहा है, आपको कोई डाउट है क्या? तो आप आंसर नहीं दे रहे हो, प्लीज आंसर दो। हाँ ठीक है, तो आई होप आप लोग को, ओके ओके, अच्छी बात है। ठीक है, तो जैसे जैसे आगे जाएगा वैसे वैसे क्लियर हो जाएगा, इतना समझ में आ गया। तो आई थिंक चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन आपको एकदम क्लियर है। अभी इन्होंने स्टेप वाइज लिखा है वो सब चीजें आपको समझाने के लिए। अभी आप देख सकते हो वही लिखा है, स्टेज 1 सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, स्टेज 2 इफ इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब बाय मेकिंग QC लेस देन KC। QC को अगर लेस देन KC करना तो ऑब्वियसली या तो हाइड्रोजन को ऐड करना पड़ेगा या नाइट्रोजन को ऐड करना पड़ेगा। आप देख सकते हो, अगर मुझे QC को कम करना है क्या कर सकता हूँ मैं? डिनोमिनेटर में दो चीजें, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, या तो हाइड्रोजन को बढ़ा दूं या नाइट्रोजन को बढ़ा दूं, आइदर ऑफ, इन दोनों में से किसी को भी बढ़ा सकता हूँ। दोनों में से किसी को भी बढ़ाऊंगा तो QC कम हो जाएगा, ठीक है। ड्यू टू एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सिस्टम इज नो लॉन्गर एट इक्विलिब्रियम। सिस्टम इक्विलिब्रियम पे नहीं है अभी, क्योंकि आपने बाहर से हाइड्रोजन ऐड किया, तो वापस इक्विलिब्रियम आने की कोशिश करेगा, ठीक है। हाउ डज अ सिस्टम रीगेन इट्स इक्विलिब्रियम? या तो फॉरवर्ड या बैकवर्ड जाके, ठीक है। तो अभी क्या करने वाला है हाइड्रोजन? QC लेस फॉरवर्ड, किधर जाने वाला है वो? फॉरवर्ड, और फॉरवर्ड जाएगा तो उसको वापस इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। देखो क्या लिखा है, एडेड हाइड्रोजन इज टू बी यूज्ड अप एंड कन्वर्टेड टू मोर अमोनिया। सिस्टम रिस्पॉन्ड टू एनी चेंज इन द concentration of equilibrium mixture in order to restore the equilibrium. स्टेज 4, आपको इन सब वर्ड्स पे ध्यान देने की जरूरत नहीं, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, ये कोई नहीं पूछेगा आपको इस तरह से, ठीक है। सिस्टम रिस्पॉन्ड टू रिस्टोर इक्विलिब्रियम पोजीशन according to Lee-Chatelain's principle. The effect of addition of hydrogen or nitrogen or both is reduced by shifting the equilibrium from left to right so that the added nitrogen or hydrogen is consumed. समझ में आ गया क्या? घुमा फिरा के वही सब लिखा है, नटशेल में वही है, इतना लिखा है खींच के, बट है तो वही जो मैंने आपको समझाया है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? तो मुझे बताओ। अगर नहीं है तो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, और है तो मुझे अभी बता दो, कि मैं नहीं चाहता किसी को डाउट हो, ठीक है। घुमा फिरा के चीजें वही लिखी हुई है बार 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 बार, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। ओके, देखो आगे क्या लिखा है, द फॉरवर्ड रिएक्शन अकर्स टू अ लार्जर एक्सटेंट, वही जो हमने कंटिन्यू कर रहे हैं, हम लेफ्ट से राइट जा रहा था। तो फॉरवर्ड रिएक्शन अकर्स टू अ लार्जर एक्सटेंट
then the reverse reaction until a new equilibrium is established. The result is increased yield of ammonia. इसकी वजह से क्या होगा, अमोनिया ज्यादा से ज्यादा बनेगा, वही मैंने आपको समझाया था, ठीक है। रिमेंबर में क्या लिखा है, इन जनरल if the concentration of one of the species in equilibrium mixture is increased, the position of the equilibrium shift in the opposite so as to reduce the concentration of this species. However, equilibrium constant remains unchanged. आपको पता है कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होता है, मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ, केसी किसी भी चीजों से चेंज नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर चेंज कर सकता है उसको, वही लिखा है हाउएवर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिमेन्स अनचेंज। इसकी एक ट्रिक भी है, ट्रिक आप ऐसे याद रख सकते हो कि अगर कॉन्सेंट्रेशन किसी भी चीज का बढ़ा रहे हो तो वो ध्यान रखना जिस चीज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो शिफ्ट होगा। हमने देखा था हम नाइट्रोजन का या हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे थे तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, अगर उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो रिएक्शन किस तरफ जाएगा, राइट की तरफ, अपोजिट में जाता है, ठीक है। ये तो ट्रिक हो गई बट कंसेप्चुअली भी मैंने समझाया। आपने अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया, अगर आपने अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया तो अपोजिट जाएगा, तो बैकवर्ड जाएगा फिर, ठीक है। तो इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन, अगर आप किसी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो रिएक्शन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। देखो ये तो ट्रिक है, बेटर है आप कंसेप्ट याद रखो, ट्रिक भी याद रख सकते हो जैसा आपको जमे। अगर आप कंसेंट्रेशन को कम करते हो ना तो सेम डायरेक्शन में जाता है। जैसे अगर आपको याद है, अगर मैं उसी के अंदर वो रिएक्शन पे अगर मैंने अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन कम कर दिया होता, अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन कम कर दिया होता तो अमोनिया कहाँ प्रेजेंट है, राइट में, मुझे बताओ रिएक्शन किधर शिफ्ट होता है, टुवर्ड्स राइट कि टुवर्ड्स लेफ्ट। अगर मैंने अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन कम कर दिया तो रिएक्शन किधर जाएगा, टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट, या फॉरवर्ड या बैकवर्ड, जैसे भी आप बताओ। अभी भी कुछ लोग कंफ्यूज है, डोंट वरी, मैं वापस समझाता हूँ। देखो कोई बात नहीं, आप देखो या तो आप क्यूसी से देखा करो, पहले तो आपको इतना पता होना चाहिए क्यूसी ग्रेटर देन केसी हमेशा क्या रहता है, बैकवर्ड, क्यूसी लेस देन केसी फॉरवर्ड, पहले इतना कंसेप्ट याद रहना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। आई होप इतना समझ में आता है कि क्यूसी ग्रेटर देन केसी बैकवर्ड, क्यूसी लेस देन केसी फॉरवर्ड, खत्म। अभी देखो मैंने क्या बोला है, अभी उसको अप्लाई करते हैं। मैंने बोला कि अगर मैंने अमोनिया का कंसेंट्रेशन कम कर दिया तो अगर आपको याद होगा तो हम क्यूसी कुछ ऐसा लिखने वाले, ये क्यूसी है, ठीक है। केसी फिक्स्ड है, केसी नहीं चेंज होता है, मैं आपको वही समझा रहा हूँ, ठीक है। अब आप सोचो कि अगर मैंने अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन कम कर दिया, अमोनिया का कंसेंट्रेशन कम किया तो केसी क्या हो जाएगा, सॉरी क्यूसी क्या हो जाएगा, कब क्यूसी कम हो जाएगा तो क्यूसी इज लेस देन केसी, बताओ किधर जाएगा, फॉरवर्ड, खत्म, रिएक्शन किधर जाने वाला है, फॉरवर्ड। समझ में आया, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। कंसेप्चुअली भी है, सब कुछ समझा दिया, आई होप अभी तो समझ में आ ही जाना चाहिए, क्योंकि अभी भी किसी ने बैकवर्ड लिखा था तो आई होप उनको क्लियर है, ठीक है, ओके। आई होप इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो इतना ध्यान रखो, तो ये हो गया हमारे कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट। किसी को डाउट है, पिछले क्लास में यही समझाया था, वापस आज भी वही समझा रहा हूँ, तो फिर भी पूछ रहा हूँ किसी को कोई डाउट अभी भी है तो बता दो। आप ये जो मैंने समझाया कॉन्सेप्ट उससे भी फाइंड कर सकते हो, जैसे भी आप, जैसे आपके दिमाग में बैठा वैसे, ठीक है। वरना हम लास्ट में वापस रिवीजन करेंगे तब वापस देख लेंगे। आई होप अभी तक बहुत सी चीजें क्लियर हो गई होगी, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखेंगे, और ध्यान से देखना प्रेशर का इफेक्ट, ठीक है। प्रेशर का इफेक्ट है ना, प्रेशर में आप है ना कभी ऐसा नहीं बोल सकते कि प्रेशर में एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, देखना प्रेशर में एक कॉन्सेप्ट जो है वो बेस्ड है किस पे पता है, डेल्टा एन पे। प्रेशर का जो कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना मैं किस पे बोल रहा हूँ, प्रेशर का कॉन्सेप्ट बेस्ड है किसके ऊपर, डेल्टा एन पे, नंबर ऑफ चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, कहाँ मोल्स ज्यादा है, रिएक्टेंट साइड ज्यादा है या प्रोडक्ट साइड ज्यादा है, इन सारी चीजों पे मैटर करने वाला है प्रेशर का कॉन्सेप्ट। तो बड़े ध्यान से देखना, आपको समझ में आ जाएगा, इट्स वेरी इजी। देखो क्या होता है, हमें पता है, आपने स्टेट्स ऑफ मैटर अगर चैप्टर पढ़ा है तो आपको ये पता होगा
और अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताया, मैंने आपको ये इक्वेशन बताया। आइडियल गैस इक्वेशन इज PV is equals to nRT, राइट? सॉल्विंग P एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर आप P को सॉल्व कर रहे हो, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, गिव्स P is equals to RT n by V। वो आपको क्लियर दिख रहा है कि हमने V को नीचे लाया एंड समझाया। टेम्परेचर कांस्टेंट है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, R इज अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ therefore pressure is directly proportional to n by V, pressure is directly proportional to n by V, where n by V एक तरह का क्या होता है, n by V आपको मैंने सिखाया है, n by V is molarity, है ना? n is number of moles, V is the volume, वो तो molarity होता है, और molarity is a type of concentration। तो वही लिखा है where the ratio n by V is an expression for the concentration of gas in mole per dm cube, in mole per dm cube। ठीक है, अब ध्यान से देखना, उसके बाद क्या लिखा है, an equilibrium mixture of dinitrogen tetroxide colorless gas and nitrogen dioxide brown gas set up in a sealed flask at particular temperature. The effect of change of pressure on the gaseous equilibrium can be okay, पहले ये सब जान दो, मैं आपको जो कंसेप्ट समझाता हूँ वो पहले समझो। देखो इसमें कैसा कॉन्सेप्ट है ना, इसमें अलग ही है। अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे, अगर रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पे आ चुका है और इक्विलिब्रियम पे आ गया और आपने प्रेशर चेंज कर दिया, आपने प्रेशर बढ़ा दिया, तो एक तरह का स्ट्रेस है रिएक्शन को, इट्स अ टाइप ऑफ अ स्ट्रेस। और आपको पता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, आप क्लियर देख सकते हो, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, ये रहा, यहाँ से क्लियर पता चल रहा है। तो ध्यान रखना, जब कभी भी आप प्रेशर बढ़ाते हो, बहुत ध्यान से सुनना, कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट, जब कभी भी प्रेशर बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ जाएगा इनडायरेक्टली, तो रिएक्शन एक ऐसे डायरेक्शन में शिफ्ट होने वाला है जहां नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। मेरी बातें ध्यान से सुनना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हो एट इक्विलिब्रियम, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ चुका है और आपने क्या कर दिया, प्रेशर बढ़ा दिया, अब प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ेंगे, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, इसीलिए रिएक्शन एक ऐसे डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जहां नंबर ऑफ मोल्स कम है, जहां नंबर ऑफ मोल्स कम है। एक मिनट, क्या पूछ रहे हो आप? एफ वी, सौरभ एफ क्या है वहां पर? फोर्स, फोर्स इनटू वेलोसिटी इक्वल टू एनआरटी, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, फोर्स अपॉन एरिया लिखना पड़ेगा, है ना? प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, एफ पी इक्वल टू एनआरटी कहाँ देखा आपने? ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ओके, तो मेरी बातें फिलहाल अभी फिलहाल ध्यान से सुनो, बाद में क्वेश्चंस करना, जो भी आपके क्वेश्चन से पहले ऐसा समझा रहा हूँ उस पर ध्यान दो। प्रेशर बढ़ाओगे इक्विलिब्रियम पे, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो रिएक्शन एक ऐसे डायरेक्शन में शिफ्ट होने वाला है जहां नंबर ऑफ मोल्स कम है। ठीक है, ध्यान से देखना अभी क्या होगा, इतना समझ में आया? अब देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, वही वाला, नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन गिव्स, मैं जानबूझ के ऐसे सिंबल बना रहा हूँ, ऐसे नहीं होते, ऐसे ही मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे, तो इसको सीरियसली मत ले लेना कि मैंने गलत ड्रॉ किया है प्लीज। ठीक है, एरोज ऐसे नहीं होते, आपको पता है एरोज ऐसे होते हैं। ठीक है, वो बन गया इसलिए मैंने ऐसा बना दिया। ठीक है, तो नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया, आप देख सकते हो नंबर ऑफ मोल्स, अगर ये इक्विलिब्रियम में आ चुका है रिएक्शन, समझो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ गया और मैंने प्रेशर बढ़ा दिया, इट्स अ काइंड ऑफ स्ट्रेस। अकॉर्डिंग टू ली चैटलिस प्रिंसिपल, रिएक्शन इस स्ट्रेस को रिलीव करने की कोशिश करेगा। मैंने आपको क्या सिखाया कि जब कभी भी प्रेशर बढ़ता है, रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगा, जहां नंबर ऑफ मोल्स कम है। क्या नंबर ऑफ मोल्स कम है, बताओ नंबर ऑफ मोल्स कहाँ कम है? इधर कितने हैं, 4, इधर कितने हैं, 2, तो जहां नंबर ऑफ मोल्स कम है वहां शिफ्ट होगा, तो बताओ कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड के बैकवर्ड? प्लीज आंसर, फॉरवर्ड के बैकवर्ड? मैसेज, हाँ मैसेज मैसेज मैसेज, परफेक्ट, एक आंसर आया है। आप सब लोग ध्यान दे रहे हो ना?
देखो अगर कोई और चैप्टर होता है तो मुझे चलता, प्लीज इस पे पूरा ध्यान होना चाहिए, पूरा फोकस होना चाहिए, और ये मुझे तभी पता चलेगा जब आपका रिस्पॉन्स आएगा। 2 लोगों का आंसर आया था, रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड, पूरा ध्यान होना चाहिए आपका। चलो 4 लोगों का आंसर आया, चारों का आंसर सही है। और मैंने आपको इसके प्रीवियस क्लास में भी बता दिया था, ठीक है, कि कॉलेज में आने से प्लीज अपने एम्बिशन को कॉम्प्रोमाइज मत करना। कॉलेज में आने के बाद प्लीज बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है, ठीक है। एंजॉय करना एक अलग बात होती है, ठीक है कि कॉलेज एनवायरनमेंट है तो एंजॉय करना चाहिए कॉलेज एनवायरनमेंट, बट प्लीज अपने पाथ से डेविएट मत होना। ये मैंने इसके बायोलॉजी वाले सेशन में बोला था ये बात, कि प्लीज अपनी पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल मत करना। हाँ, जो करना है करो, जो करना है, बट पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल मत करना। अगर पढ़ाई को लेके अगर आपने कॉम्प्रोमाइज कर दिया ना, फिर हो गया, सारा मेहनत वेस्ट हो जाएगा। 2 साल में इतनी मेहनत करी है, सब कुछ वेस्ट हो जाता है। तो बेटर है कि आप पढ़ाई को लेकर कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करो, ठीक है। ये आपको मैं बता चुका हूँ, क्योंकि ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया बहुत जगह कि अच्छे परसेंटेज लाते हैं 10th स्टैंडर्ड में बहुत सारे स्टूडेंट, और फिर अचानक से डेविएट हो जाते हैं। तो प्लीज डेविएट मत होना, ठीक है। अरे नहीं नहीं, किसने बोला आपको फोर्स और प्रेशर ऑलमोस्ट इक्वल होता है? फोर्स और प्रेशर में काफी डिफरेंस होता है। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। कैसे एक हो गए? एक कैसे हुए? फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। सौरभ, आप बोल रहे हो फोर्स और प्रेशर लगभग एक ही होता है। नहीं, किसने बोला? एक होता तो दोनों की यूनिट अलग क्यों है फिर? अगर आप देखोगे तो फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, प्रेशर की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हो ही नहीं सकता ऐसा, दोनों एक ही चीज नहीं है, ठीक है। तो मेरी बातें प्लीज सीरियस ले लेना, अगर आपको कुछ बनना ही है तो, ठीक है। चलो, तो आपको इतना समझ में आ गया है कि फॉरवर्ड जाएगा रिएक्शन, ठीक है, फॉरवर्ड जाएगा रिएक्शन, यहाँ पे क्लियर समझ में आता है। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला है, मैं वापस समझा देता हूँ इस चीज को। प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन एक ऐसी डायरेक्शन में चला जाएगा जहाँ नंबर ऑफ मोल्स कम है। आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ मोल्स कहाँ कम है, नाइट्रो प्रोडक्ट साइड में, क्योंकि रिएक्टेंट साइड में 4 मोल्स है, प्रोडक्ट साइड में 2 ही है। तो रिएक्शन एक ऐसी डायरेक्शन में जाता है जहाँ नंबर ऑफ मोल्स कम है, नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट साइड में कम है, इसलिए फॉरवर्ड जाएगा, ठीक है। ओके, एक और क्वेश्चन। चलो, प्रेशर को कम कर दिया, बताओ रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगा? फॉरवर्ड, बैकवर्ड, कहाँ पे जाएगा? क्या लगता है आपको? ओके, सोच के आंसर, हाँ, थोड़ा सोचो। मैंने बोला है प्रेशर कम कर दिया, प्रेशर कम कर दिया तो नंबर ऑफ मोल्स कम हो गए, नंबर ऑफ मोल्स कम हो गए तो रिएक्शन एक ऐसी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहाँ नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है। आप में से किसको यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कहाँ पे ज्यादा लग रहे हैं? ऐसा है क्या कहीं पे कि नंबर ऑफ मोल्स एक जगह ज्यादा है एक जगह कम है, ऐसा कुछ है? परफेक्ट, दोनों की ज्यादा, दोनों के पास नंबर ऑफ मोल सेम है ना। रिएक्टेंट के साइड में भी 2 ही मोल्स है, प्रोडक्ट के साइड में भी 2 ही मोल्स है, रिएक्शन शिफ्ट होगा ही नहीं। यहाँ पर देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। आप प्रेशर बढ़ा दो या कम कर दो, देयर इज नो चेंज। रीजन इज दोनों तरफ मोल सेम है, दोनों तरफ मोल सेम है, तो प्रेशर का कोई इफेक्ट ही नहीं होने वाला है यहाँ पर। जरूरी नहीं हमेशा का फॉरवर्ड और बैकवर्ड जाएगा ही, कभी कभार नो चेंज। यहाँ पर आपको क्लियर समझ में आ रहा है, देयर इज नो चेंज। समझ में आया? धानी, आपने आंसर लिखा था इसलिए बोल रहा हूँ, आपको समझ में आया?
ठीक है, देयर इज नो चेंज, हमेशा ध्यान रखो, जरूरी नहीं है कि फॉरवर्ड बैकवर्ड जाना ही है, ठीक है। सिंस देयर इज नो चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स ऑन आइदर साइड ऑफ द रिएक्शंस, देयरफॉर देयर इज नो चेंज, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है। अब पढ़ते हैं, अभी आसान हो जाएगा सब चीजें समझना। अब देखो इन्होंने इसको कुछ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट के हिसाब से किया है। इन्होंने क्या किया, ओके, इन्होंने देखो है ना लिख के बताया, मैं आपको समझा देता हूँ क्या किया इन्होंने। NO2 लिया, उसके 2 मॉलिक्यूल लिए, और उससे क्या बनाया उन्होंने, N2O4, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन, क्लियर करें, 2 नाइट्रोजन 4 ऑक्सीजन, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। ओके ओके, लेक्चर खत्म हो जाएगा, प्लीज वापस ज्वाइन कर लेना फटाक से, लेक्चर खत्म होने वाला है, प्लीज ज्वाइन कर लेना वापस, लगेगा। ठीक है।